जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, my name is Advocate Rahul Chaudhary and today we will discuss about the Right to Information Act 2005 and its silent feature। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई के बारे में पूर्ण विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी दूं कि यदि इन फ्यूचर आप कभी आरटीआई अगर फाइल करते हैं तो वो कौन सी वो मुख्य बातें हैं, वो मुख्य सूचनाएं हैं जो आप किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी सरकारी संस्था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आरटीआई जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बेसिकली शॉर्ट फॉर्म इसको हम कहते हैं आरटीआई। राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो हिंदी होती है वो होता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसको हम मराठी में माहितीच्छ अधिकार भी कहते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके अंदर जो जनता है वो असली मालिक होती है और जनता को पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो अपने स्टेट में या अपने देश में, अपने राज्य में जो सरकार जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को जानने के लिए, उस कार्य की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और क्योंकि देखिए जनता टैक्स देती है तो उसका टैक्स का हिसाब लेने के लिए आपके पास एक ऐसा कानून है, एक ऐसा हथियार है जिसको आप सरकार की जवाबदेही होती है। जिस कानून का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। जैसा कि देखिए इस देश के अंदर भारत की पार्लियामेंट ने इस एक्ट को 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया, पूरे देश के अंदर, जिससे कि इसका बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इस आरटीआई को कि यानी कि इससे अकाउंटेबिलिटी और प्रमोट ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके और लोगों के बीच यानी कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना। जैसा कि आप देखो जानते हैं कि आरटीआई का एक लोगो होता है। जैसे आरटीआई का एक लोगो है, पहले हम इस लोगो को समझते हैं कि इस लोगो का मतलब क्या है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि आरटीआई के लोगो में, जैसे मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि आरटीआई के लोगो में सामने एक पेपर होता है जिसमें कुछ लिखा होता है। वो बेसिकली वो पेपर वो सूचनाएं हैं जो आप किसी भी विभाग से ले सकते हैं, और उसके पीछे जो आई का आइकन है, आई का आइकन उसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो ऑफिसेज में, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं या प्रथम अपील अधिकारी होते हैं, सेकंड अपील अथॉरिटी होती है। तो इस लोगो का मतलब इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड आइकॉनिक लोगो, ये लोगो जो है अपने आप में ही पूरे आरटीआई एक्ट को दर्शाता है कि ये आरटीआई एक्ट का लोगो है। यदि आपको ये लोगो कहीं दिखता है, आप इस लोगो को से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो पेपर दर्शाया गया है वो आपकी सूचनाएं हैं। हम देखिए, मैं कुछ अब सेक्शंस के बारे में आपको बात करूंगा कि आरटीआई कौन इंसान ले सकता है। देखिए, पहली बात, आरटीआई कोई भी इंसान, इस भारत देश का कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आरटीआई जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 का क्लॉज ए, सेक्शन ए का क्लॉज ए, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज ए 1 का क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि हर एक व्यक्ति, भारत देश का कोई भी व्यक्ति, ये एक फंडामेंटल राइट में बनाया गया कि आप कोई भी जानकारी सरकार से, सरकार के विभागों से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है और इस देश का एक एक व्यक्ति टैक्स पेयर है, तो उसको, जनता को पूरा अधिकार है कि अपने टैक्स के पैसे को सरकार कहाँ पे यूटिलाइज करती है, कहाँ यूज़ करती है, उसके बारे में प्रॉपरली वो जान सकता है। देखिए, आरटीआई का बेसिकल उद्देश्य क्या है, ये सूचना का अधिकार का उद्देश्य क्या है, इसका बहुत क्लियरली उद्देश्य ये है कि टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, यानी कि वो सूचनाओं को इकट्ठा करना जो कि पब्लिक अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल होती है, यानी कि सरकारी विभागों के अंदर। दूसरा क्या है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सरकार और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल ही, जैसे कहा ना कि जो सरकार आपके समक्ष सरकार कार्य करती है वो जनता के समक्ष कितने स्तर पे आता है। तो इस एक्ट का उद्देश्य भी यही है कि लोग, सरकार के काम का पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जनता के साथ में, और अकाउंटेबिलिटी कितना गुणवत्ता के साथ में उसको किया जा रहा है।
अगला आता है टू कंटेन करप्शन। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसका देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज सिटीजन्स अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर अदर राइट्स। यानी कि ये सिटीजन अवेयरनेस, जो नागरिक जागरूकता फैलाने में बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता, 12 अक्टूबर 2005 से पहले क्या होता था कि कोई भी जानकारी लेना किसी विभाग से बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। लेकिन 12 अक्टूबर 2005 के बाद में आप एक आवेदन करके किसी विभाग में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आप अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऑफिस से। टू इक्विप देम टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए ये जो एक्ट दिया गया है ये इसलिए भी दिया गया है कि आप गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाती है आप उसमें पार्टिसिपेट भी करें, यानी कि आप उसमें स्टेक होल्डर का रोल प्ले करें या आप अवेयरनेस करें उस रिगार्डिंग जो भी सूचना आप प्राप्त करते हैं। क्योंकि वो सूचना देखिए पब्लिक के लिए भी हो सकती है और इंडिविजुअली भी हो सकती है। ये किसी पर्सनल से रिलेटेड भी हो सकती है कि उसकी खुद की समस्या है या फिर पूरी सोसाइटी की समस्या है। तो अगर सोसाइटी की समस्या है तो आप बेसिकली इस पर अवेयर भी कर सकते हैं। देखिए आरटीआई का जो सूचनाएं आती हैं वो आती हैं इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंदर। सेक्शन इसका बताया गया है सेक्शन 2 का क्लॉज F, यानी कि एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग, मतलब कोई भी ऐसी सूचना जिसमें रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, लॉगबुक्स, ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, सैंपल, पेपर, मॉडल्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप इसको दोनों फॉर्म में ले सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन सेक्शन 2 के क्लॉज F में क्लियरली मेंशन है। ये सूचनाएं आप किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। अगला आता है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। देखिए पब्लिक अथॉरिटीज़ हर एक विभाग के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट में जन सूचना अधिकारी बनाए जाते हैं। जन सूचना, जिनको हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कहते हैं, उनके लिए ये किस में क्लॉज है, सेक्शन 2 का क्लॉज H। ये क्लियरली मेंशन करता है एनीबडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी वो सूचना जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने उसको बनाया है, तो पब्लिक अथॉरिटी को पूरा राइट है कि वो आवेदक को प्रदान कराए उस सूचना के बारे में। एनीबडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नोटिफिकेशंस और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। एनीबडी owned, controlled or substantially financed by the central government or the state government। यानी कि वो सभी सर्कुलर, सभी ऑर्डर्स जो कि जनता के हित के लिए बनाए गए हैं, आप वो सर्कुलर, वो ऑर्डर्स, वो सूचनाएं सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड्स, अगला आता है हमारा रिकॉर्ड, जो क्लियरली मेंशन है सेक्शन 2 के क्लॉज I में। कौन से रिकॉर्ड्स? देखिए रिकॉर्ड्स में इंक्लूड होता है कोई भी कागज़, कोई भी सरकारी कागजात, एनी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिक एंड फैसिमाइल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस एम्बेडेड इन सच माइक्रोफिल्म, एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। यानी कि वो सभी सूचनाएं जो कि आपके एरिया से संबंधित हों, आपके समाज से संबंधित हो या आपके देश संबंधित हो, वो आप कोई भी सूचना उस रिकॉर्ड में आप इसको ले सकते हैं। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि जो सूचनाएं जो बनाई गई हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी नियुक्त किए गए हैं, वो कौन से सेक्शन में क्या कहता है। सेक्शन 4 का क्लॉज सेक्शन 1 क्लॉज A, सब सेक्शन 1 सेक्शन 4 का क्लॉज है। ये क्लियरली मेंशन करता है कि मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स। पब्लिक अथॉरिटी जो हैं, यानी कि जो सरकारी अधिकारी हैं जो पब्लिक अथॉरिटीज़ में आते हैं, उनका पूरी जिम्मेदारी है कि वो सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें वेल मैनर्ड, वो भी रिटर्न फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दूसरा आता है एप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्शन थ्रू नेटवर्क। इट्स कवर ओवर द कंट्री। कोई भी सूचना देश से संबंधित है, वो प्रॉपर उनकी जिम्मेदारी है उस सूचना को प्रॉपरली कवर करना। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PIO।
यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। देखो ये इनकी जिम्मेदारी सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 में दी गई है। यानी कि एवरी CPIO होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिसर, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड SPIO स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि CPIO केंद्र स्तर पे होते हैं, SPIO स्टेट राज्य स्तर पे होते हैं। एज द केस में बी शैल डील विद रिक्वेस्ट फ्रॉम person seeking information and render responsible reasonable assistance to the person seeking such information। यानी कि आवेदक अगर कोई भी जानकारी मांगता है तो PIO की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी सूचनाएं उनको इकट्ठा करना और उसको आवेदक एप्लीकेंट को प्रदान करना। अगला सेक्शन आता है इसमें सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, CPIO and SPIO as the case may be of the concerned public authority। देखो इसमें लिखा है, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में जो भी लैंग्वेजेस जैसे मराठी वहाँ पे यूज़ होती है तो या तो वो इंग्लिश में दें या वहाँ की लोकल लैंग्वेज उस सूचना को एप्लीकेंट को प्रदान कराएं। ये क्लियरली मेंशन है इस सेक्शन के अंदर। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए साउथ साइड क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश का बहुत प्रचलन है, यदि हम वहाँ पे या तो उनकी लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश को छोड़कर हिंदी में अगर सूचना देते हैं तो ये सेक्शन उसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि आपको जो सूचना है उन्हीं की लैंग्वेज में प्रोवाइड करानी होगी। अगला सेक्शन आता है ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन टू अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसमें क्लियरली है सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3। देखो ये क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई इंसान अगर मान लीजिए किसी विभाग में RTI लगाता है लेकिन वो RTI उस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है तो PIO के पास पूरी अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस RTI को उस जिस जो RTI का जो डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करे। मान लीजिए कि हाउसिंग के लिए जानकारी पूछी गई है लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली गई बिजली विभाग में, तो बिजली विभाग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस वहाँ के PIO को कि वो उस एप्लीकेशंस को ट्रांसफ़र करे बिजली विभाग के लिए। ये सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन्ड है, यानी विच इज़ हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज़ मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शंस ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी। अगला सेक्शन आता है टाइम लिमिट फॉर द सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो समय सीमा क्या है किसी भी सूचना को प्रोवाइड करने की। देखो ये क्लियरली मेंशन है सेक्शन 7 के सब सेक्शन में। कोई भी RTI जब हम फाइल करते हैं तो उसके 30 दिनों के अंदर वो आवेदक को उसकी सूचनाएं मिल जानी चाहिए। कुछ केसेस में ये 30 से 45 दिन भी हो सकते हैं, ठीक, जो क्लियरली जो देनी ही होती है 30 दिन के अंदर। ये RTI के सेक्शन में क्लॉज है कि अगर वो 30 दिन के अंदर अगर वो सूचनाओं को आवेदक को प्रदान नहीं कर पाते हैं तो उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है आवेदक के पास, फिर वो फर्स्ट अपील अथॉरिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी एप्लीकेशन को फर्स्ट अपील यानी उनसे बड़े जो अधिकारी हैं उनको भेज सकते हैं। अगला आता है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये किस सेक्शन में बोला गया है कि यदि मान लीजिए देखिए RTI की एक फ़ीस होती है, एक तो उसमें जो फीस लगती है इंडियन पोस्टल ऑर्डर के अकॉर्डिंग या डिमांड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग 10 रुपये की मात्र फीस होती है, और यदि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पेजेस की है 50 से ऊपर पेजेस हैं या 30 से ऊपर तो 2 रुपये पर पेज। ये स्टेट वाइज कुछ फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किए गए हैं, जैसे दिल्ली में 2 रुपये लगते हैं पर पेज के। इसमें क्या कहता है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्लियरली मेंशन करता है सेक्शन के 7 के सब सेक्शन 6 में, यानी कि अगर 30 दिन के अंदर कोई भी PIO वो सूचनाएं प्रदान नहीं करता आवेदक को तो आवेदक के पास पूरा अधिकार है कि वो सूचना उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाएंगी उसके बाद 30 दिन के बाद। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का उसके बाद कोई चार्ज नहीं ले जाएगा पेपर का। ये क्लियरली मेंशन है सेक्शन 7 के सब सेक्शन 6 में, यानी कि सूचनाएं उनको फ्री में प्रदान की जाए, कोई उसका फ्री ऑफ चार्ज हो। अगला आता है अपील अथॉरिटी। देखिए एक होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
उसके बाद होते हैं फर्स्ट अपील अथॉरिटी, उसके बाद सेकंड अपील अथॉरिटी। तो अथॉरिटी क्या है? फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो बताई गई है वो आरटीआई के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में है, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट अपील टू द ऑफिसर इमीडिएटली सीनियर टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 30 डेज ऑफ डिसीजन। अगर मैंने आपको बताया अगर 30 दिन में आपकी सूचना आपको नहीं मिलती है तो आपके पास पूरा राइट है, आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है अपील टू द डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज एक्सटेंडेबल अप टू अ टोटल ऑफ 45 डेज। ये क्या है? अगर आप पीआईओ के इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या फिर आपको लगता है कि आपने जो जानकारी पूछी थी वो इसमें है नहीं, तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं आपकी सूचना मिलने के 1 महीने या 45 दिन के अंदर अंदर। दूसरा आता है सेकंड अपील अथॉरिटी, यानी कि ये फर्स्ट अपील से बड़े अधिकारी होते हैं, जो क्लियरली मेंशन है सेक्शन 19 के सब सेक्शन 3 में। इसमें क्या होता है कि सेकंड अपील टू सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 90 डेज ऑफ डिसीजन ऑफ अपील अथॉरिटी। अगर मान लो आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी के इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि आपको गलत सूचनाएं दी गई हैं, तो आप सेकंड अपील यानी ये हायर अपील होती है जिसमें आप अपील कर सकते हैं 90 डेज़ के अंदर यानी 3 महीने के अंदर अंदर। इसमें आपकी हियरिंग्स भी होती हैं। तो ये 3 लेवल पे इसकी अथॉरिटी को दर्शाया गया है। देखिए अगला आता है पेनल्टी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी ऑफिसर, यानी कि पेनल्टी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देखो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी भी होती हैं, जैसे कि जो पेनल्टी किसमें क्लियरली दी गई है सेक्शन 20 के सबसेक्शन 1 में। अगर कोई भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या एसआईसी शैल इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 250 पर डे, यानी कि कोई भी पीआईओ यानी प्रथम सूचना अधिकारी यानी कि जन सूचना अधिकारी यदि कोई भी आपको समय पर आपको यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते या आपको मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज बनता है 250 रुपये प्रतिदिन का। और ये जो पेनल्टी है ये पहुंच सकती है 25,000 तक। इसकी एक लिमिट है 250 से लेके 25,000 तक। ये किस केस में है कि जब आपको लगता है कि पीआईओ फर्स्ट अपील या कोई भी ऐसा अधिकारी जो आपको मिसलीड कर रहा है आपकी आरटीआई के लिए, तो आपके पास वो राइट है कि आप पेनल्टी के लिए आप डिमांड कर सकते हैं सीआईसी में, एसआईसी के अंदर। अगला जो सेक्शन है देखिए, हु आर एग्जेम्प्टेड। बेसिकली एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है सभी सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जो आप आरटीआई से नहीं ले सकते, वो राइट नहीं है। ये किसके लिए अप्लाई होता है? यानी कि नॉट एप्लीकेबल टू इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेक्शन 24 का सब सेक्शन 1, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि वो सभी सूचनाएं जो देश के अंदर यानी कि जो हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, जो देश की अखंडता, देश की प्रभुत्ता को बचाए रखने के लिए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, हम कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं ले सकते। ये एग्जेम्प्टेड है, सूचना आरटीआई के दायरे में नहीं आती है चीज़ें। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि आरटीआई लिखने का सही तरीका क्या है। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, एक प्लेन पेपर लीजिए A4 शीट का, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है 2 के बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जन सूचना अधिकारी। ये लिखने के बाद उसके नीचे आप विभाग का नाम डालें कि आप किस डिपार्टमेंट से वो सूचना मांग रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आता है इंफॉर्मेशन सीकिंग अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, यानी कि आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है कि आप इस विभाग से कि आप यहाँ के ये अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप पूछेंगे कि मैं इस विभाग से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे निम्नलिखित प्रश्न इस प्रकार हैं। फिर आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन तक एक आरटीआई में लिख सकते हैं मैक्सिमम। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से इनकॉर्पोरेट होता है तो आप क्वेश्चंस को लिख के उनको आप बुलेट्स में लिख सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को लिख के बुलेट्स में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो भाग है उसी क्वेश्चंस का है। उसके लिखने के बाद आपको क्वेश्चंस लिखने के बाद क्या करना होता है
लास्ट में एक लाइन ऐड करनी होती है, जैसे कि आई इंक्लोज्ड हेयर विद इंडियन पोस्टल ऑर्डर नंबर, यानी कि जो आरटीआई की फ़ीस है वो आप कैसे देते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, यानी कि जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है 10 रुपये का, तो उसका नंबर आपको लिखना होता है, इतनी तारीख को आप सबमिट कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो आपने यानी कि सरकारी फीस सबमिट कर दी, और इसकी एक कॉपी आपको नीचे अपना नाम लिख के, अपना एड्रेस लिख के, अपना नंबर लिख के आपको साइन करना है, और साथ में इसकी एक कॉपी अपने पास में रखनी है जब आप, क्योंकि देखिए वही आपका प्रूफ होगा कि आपने आरटीआई को फाइल किया है, और आपको सबसे ऊपर में डेट मेंशन करनी है जिस दिन भी आप इसको फाइल करते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप आगे आने वाले 30 डेज़ 45 डेज़ को काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सीधा तरीका होता है आरटीआई को A4 शीट में। देखिए आरटीआई डालने के 2 तरीके हैं बेसिकली, इसको आप या तो ऑफलाइन का जो तरीका मैंने आपको बताया है, एक ऑनलाइन का तरीका भी होता है जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है www.rtionline.gov.in, आप इस ऑनलाइन पर जाकर भी इसको डाल सकते हैं। देखिए आरटीआई से जुड़े मेरे जो खुद के अनुभव हैं, मैंने जब अपनी ज़िंदगी में आरटीआई को डालना शुरू किया था 2010 के अंदर, तो स्कूल के छोटे छोटे वो तमाम करप्शन, यानी कि जो पहले विद्यालय कल्याण समिति में हुआ करते थे, फिर पेरेंट टीचर एसोसिएशन में हुआ करते थे, या फिर बाद में उसको VKS उसको बनाया गया SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल्स में जब मैं भी आरटीआई फाइल करता था, तो ऐसे वो छोटे छोटे 5-5 लाख 2-2 लाख के करप्शंस इससे रुके हैं, यानी कि जो पैसे बच्चों के वेलफेयर के लिए स्कूलों में आते हैं, तो हम बेटर है कि उसको यूज़ करें। देखो आरटीआई एक बहुत अच्छा जरिया है कॉमन मैन के पास, इसको आपको अच्छे से सही तरीके से कानूनी रूप में इस्तेमाल करना आना चाहिए। यदि इससे देखिए आप अपने इलाके की कोई भी समस्या है, जैसे कि आपकी निगम की समस्या हो, आपकी अगर काउंसलर से समस्या है, MLA समस्या है, तो जनरली लोग क्या होता है ना, लोग सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सोशल मीडिया पे जवाब देना किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि आरटीआई उसका एक ज़रिया है। आपको उस विभाग में आरटीआई फाइल करनी चाहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी हैं या फिर सोसाइटी की है, उसको आप प्रॉपरली मेंशन करें, उसको लिखें हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, और सबमिट करें उस कंसर्न अथॉरिटी के पास। तब आप कुछ अच्छा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन गेट कर पाएंगे गवर्नमेंट से। क्योंकि ये देखिए दरअसल क्या होता है ना, मैं तमाम चीज़ जब मैं स्क्रॉल करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, तो लोग अननेसेसरी डिमांड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, हमें ये जवाब चाहिए, हमें ये इस जवाब की जानकारी चाहिए। तो देखो जवाब ऐसे नहीं मिलता, आपको जवाब लेने के लिए आपको सही तरीका अपनाना पड़ेगा। वो सही तरीका है सूचना के अधिकार अधिनियम, यानी आरटीआई को आप यूज़ करें। आप कोशिश करें आज से इस वीडियो को जब आप सुनेंगे अच्छे से, अगर दिक्कत आती है आपको आरटीआई फाइल करने में किसी भी विभाग के अंदर, तो वीडियो में मेरा सब्सक्रिप्शन लिंक है, मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है। आप मुझे किसी भी मीडिया के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपनी आरटीआई से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप कोशिश करें अपने, देखिए शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी, यानी कि अपने मोहल्ले से करनी होगी, क्योंकि हम अधिकारों की बात हम तभी करते हैं अगर हम सरकार से अधिकार अपने मांगते हैं, तो उससे लिए ज़रूरी है पहले अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अप्लाई करना। भारत के प्रत्येक नागरिक की कुछ मौलिक कर्तव्य है जिसको निभाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप कोशिश करें इसको अपने जानकारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।